जिंदगी है ना थोड़ी सी कैसे सीरियस सी हो गई है अंदर से, जैसे किसी नए काम करने को कुछ उत्साह नहीं रह गया, अंदर से एक्साइटमेंट्स खत्म हो गए हैं। कोरोना महामारी के बाद ही कुछ सब कुछ चेंज सा ही हो गई लाइफ सबकी भैया। बाबा जी ऐसा क्यों बाबा जी? रब ने ना जितने इस पृथ्वी पे इंसान है ना, जैसे अभी इस वक्त 7.8 अरब इंसान है। 7.8 अरब से आप सैकड़ों टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दें, इतने इंसान के पास रब ने खुले ऑप्शंस दे दिए कि ये किस किस ऑप्शन को, चॉइस को चूज करता है और किस तरफ जाता है। इतनी राहें रब ने छोड़ दी। जैसे एक इंसान का आप टेस्ट लेते हो, अब एक बहुत बड़ा हाल है, उसके अंदर चीजें रखी पड़ी हैं। कोई 1 पाव की है, कोई आधे किलो की है, कोई 10 किलो की है, कोई मण की है, कोई 1.5 मण की है, कोई 2 मण की है, बड़ी लक्रेटिव किस्म की है, अट्रैक्टिव है, कोई भद्दी है, कोई काली है, कोई नीली चिट्टी पक्की, जो भी है। ये बहुत बड़ा एक लंबा हाल है। एक तरफ से इंसान ने इंटर होना है और दूसरी तरफ से उसने उस हाल के अंदर से बाहर जाना है। और उस इंसान के पास खुला भी चॉइस है कि इसके अंदर जो भी चीज पड़ी है उसमें से अपनी पसंद की चीज वो उठा ले, जो वो उठाना चाहता है, जो वो उठा सकता है, जिस पे उसका दिल करे। ये हाल के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास ऑप्शंस 50 आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आ जाएंगे। इससे ज्यादा आप वैरायटी चीजों की रख नहीं सकते। 2000 ऑप्शन आप दे देंगे बंदे को, 2500 दे देंगे। रब ने तो इंसान को 7.8 अरब से ज्यादा चॉइस दी। रब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज अभी फैसला करें जी मैंने तो टेलर बनना है, तो क्या रब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार मैं तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟੇਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ टेलर के हिसाब नाल मैं ਇਹਦੀ देखनी ते एडजस्ट करनी है। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेलर बन लो। आपने अभी फैसला किया नहीं टेलर नहीं, मैं तो फलां बस के अंदर ना कंडक्टर बनूंगा, आप कंडक्टर बन जाओ। आपने अभी फैसला करा नहीं मैं तो फलां कोने के ऊपर जाके ना ग्रोसरी की शॉप खोलूंगा, आप शॉप खोलो। आपने अभी फैसला करा कि नहीं मैं तो वो फलां जो ऑफिस है ना उसमें जो है ना वो एक जॉब करूंगा, आप जॉब कर लो। आप कहते हैं नहीं मैंने तो वो फलां जगह पे ना फार्म हाउस बनाना है, आप फार्म हाउस बना लो। आप कहते हैं जी नहीं मैंने तो फलां जगह पे ना कुछ घर जो है वो बना के ना हॉस्टल के तौर पे रेंट पे देने हैं, आप वो दे लो। आप रब को करोड़ों ऑप्शंस के अंदर आप रब को कंपेल नहीं कर सकते, आजिज नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि आपने ये वाला पाथ चूज कर लिया है तो अब रब क्या करेगा। जिस मर्जी पाथ पे चले जाओ, रब ने मार्किंग पहले से कर रखी है, ए चीजा करेगा ते ए मैं इनू एने एने नंबर ला के दियांगा। वो चीजों की मार्किंग हुई है। आप जिस तरह का ऑप्शन लेंगे उसी तरह का रिवार्ड, उसी तरह का फल, उसी तरह का जवाब वो रब ने पहले से निकाल के रखा हुआ है। रब को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बंदा सोचता है कि शायद ये कोरोना के आने से मेरे लिए चॉइस कम हो गए हैं, मेरे लिए शायद राहें थोड़ी हो गई हैं, या मेरे रास्ते कुछ रब ने बंद कर दिए हैं, या ऐसे हो गया। ऐसा नहीं है। इसी कोरोना की मारामारी के अंदर ऐसे बेशुमार नए रास्ते निकले हैं जो पहले कभी नहीं निकले थे। ऐसी चीजें सामने आई हैं जो पहले कभी नहीं आई थी, और बड़े सारे लोगों के अच्छे खासे भले भी हुए हैं इसी कोरोना की बदौलत।
और बहुत सारे लोगों को भगवान भी याद आया है इसी कोरोना की बदौलत, और बहुत सारे लोग अपनी औकात के अंदर आ गए हैं इसी कोरोना की बदौलत। ये तो करोड़ों तरह के रंग ढंग हैं जो रब ने गुजार दिए हैं इस कोरोना के अंदर। और अभी भी 2026 तक, जब तक ये प्लेनेट यूरेनस जो है ये टॉरस राशि के अंदर बैठेगा, तब तक अनसर्टेनिटी के हालात रहेंगे। एक हालात चल रहे होते हैं ना, तो उसके बारे में कोई चेंज की कोई बात करे ना, तो लोग कहते हैं नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ये चेंज होवे। ठीक है ना, ये अगर चेंज हुआ भी तो इतना टाइम लगेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये जो ईरा है ना, ये 84 सालों के बाद ये प्लेनेट राउंड द सन एक चक्कर पूरा करता है, प्लेनेट यूरेनस। हर 84 साल के बाद ये टॉरस राशि में आता है। ठीक है, 84 ईयर के बाद आता है। 7 साल ये एक राशि में रहता है, 12 राशियां हैं, तो हर राशि में 7 साल गुजारने के बाद 84 वर्षों के बाद आता है। ये जब जब भी इस टॉरस राशि में आता है, दुनिया के अंदर रेवोल्यूशंस आते हैं, दुनिया के अंदर जंगें लगती हैं, दुनिया के अंदर तबाही आती है, दुनिया के अंदर बेयकीनी आती है, दुनिया के अंदर मौतें आती हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, और दुनिया के अंदर बेहयाई आम होती है, बलात्कारी और फहाशी फैलती है, दारू वाफर मिकदार में बहाया जाता है। ये इस राशि के अंदर 7 साल ये जब तक रहता है यही कुछ रहता है। ये हर 84 वर्षों के बाद इस तरह का एक साइकिल आता है। ये पोजीशन में पृथ्वी के ऊपर 90 डिग्री पे होता है। अगर आप बैठे हैं ना और कोई चीज इधर आपके सर पे लटकी है, तो आप यहां बैठ के ना सुकून में नहीं रह सकते कि यार कोई पता नहीं है केड़े टाइम सिर जा डिगे। अगर वो चीज साइड पे पड़ी है ना तो आपको इतनी टेंशन नहीं होएगी, या अगर वो लटकी भी है ना तो साइड पे लटकी तो आपको परेशानी नहीं होएगी। जे एग्जैक्ट सिर दे उत्ते लटकी है ना तो आपको बेयकीनी रहेगी, आप बात कर रहे होंगे लेकिन डर दिल दे विच यही होएगा, विनोद तू गल्लां कीती जा रहे हैं, ज्यादा कोई पता नहीं है अब तू कदों सिर जा जाए। ये पृथ्वी के ऊपर 90 डिग्री पे लटका हुआ ये होता है, इसकी पोजीशन ऐसे होती है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री पे है, और हर वक्त यूं समझ लें कि पृथ्वी बेचारी बेचैन है कि कोई पता नहीं कि कदों उत्ते डिग पवे। अगर पृथ्वी के दाएं बाएं कोई चीज घूमेगी तो वो गिरेगी भी तो दाएं से नीचे चली जाएगी ना, बाएं से नीचे ओदे ऐन उत्ते आके कोई चीज घूमेगी, इसका मतलब है कि ओदे उत्ते डिग सकती है ना। इस वजह से ये टेन्योर, ये ईरा, ये टाइम, ये बेयकीनी का है, अनसर्टेनिटी का है। कोई बंदा यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि आगे जो हालात अभी चल रहे हैं यही हालात रहेंगे, क्योंकि इसमें उथल पुथल बहुत होती है, चेंजेस बहुत होती है। रोमन और बेबीलोनियन के नजदीक तो जो प्लेनेट यूरेनस है इसको विक्ड प्लेनेट कहा जाता है, बदमाश प्लेनेट कहा जाता है, चोर डाकू कहा जाता है, कातल कहा जाता है। उनकी कहानियों के नजदीक तो इसने अपने पिता को मर्डर करके उससे तख्त छीना था। तो वो आज भी इसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि ये जब जब आएगा तो बहुत सारे देशों के अंदर जो वहां के प्रधानमंत्री होंगे उनको कत्ल करके नीचे से कोई आदमी उनसे तख्त छीनता होता है। ये रवाज है, ये इसके असरात में से एक असरात है। तो अब ये चीज तो 2026 तक सारे के सारे इंसान, जितने 7.8 अरब इंसान पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, सबके साथ एक जैसी चीज चलेगी, सबके सब बेयकीनी का शिकार हैं। कोई आदमी अपनी कैलकुलेशंस को पूरे यकीन के साथ प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। अगर किसी ने कपड़े की फैक्ट्री बनाई है ना
तो उसे ये डाउट रहता है कि यार कोई पता नहीं, ये जो इस महीने में तो 30,000 थान बने हैं, पता नहीं अभी अगले में 10 बनते हैं कि 40 बनते हैं। और अगर एक रूटीन में चल रहे हो ना, तो वो अगला बंदा कह सकता है कि यार इस महीने अगर 30,000 पड़े ना, तो अगले महीने भी 30,000 ही बननगे। अब जो पोजीशन है वो ये कहता है कि यार अगर कोरोना के नाल वो लग गया हो की ਉਹਨੂੰ अर्थ डाउन के लॉकडाउन, जे अगर वो लग गया तो जे 20 दिन लेबर ही ना आई तो मेरे ते 5,000 थान बननगे। और हो सकता है कि यार इधर कोई एजिटेशन हो जाए, कोई हड़ताल हो जाए, कोई और फड्डा हो जाए, जे 8 दिन विचों दरमियान चले गए तो इतने 25,000 बनेगा। और ऐसा होएगा, हर एक इंसान के साथ होएगा। हर एक इंसान के साथ उसकी बनाई हुई सोच के हिसाब से उथल पुथल चेंजेस होएंगी। जो जिधर भी कोई प्लानिंग करके बैठा है उसकी प्लानिंग टूटेगी, बार बार टूटेगी। ये जो जो कुछ हो रहा है, ये रब की तरफ से पूरे दुनिया के इंसानों के लिए अलग अलग अड अड एक तरह से आजमाइश है। हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ ये रब की ओर से भेजी हुई एक आजमाइश होती है। अगर पूरी दुनिया में उथल पुथल है तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के साथ रब आजमाइश के मराहिल में है। हर एक को जज किया जा रहा है, हर एक को चेक किया जा रहा है। तो आजमाइश से कोई शख्स नहीं खाली है। सारों को अपनी अपनी आजमाइश से गुजरने के बाद उसका फल, उसका रिवार्ड, उसका सिला, उसका अजर उसको मिलना है। जिस तरह की भी स्थिति में कोई है, उसी तरह की स्थिति से गुजरने के बाद उसको जो उसका डिजर्व करता है वो चीज उसको मिल जाएगी। अगर ये दुखों का, कष्टों का, तकलीफों का, प्रॉब्लम्स का और रेवोल्यूशंस का और अनप्रिडिक्टेड चीजों की हैपनिंग का अगर ईरा या टाइम या समय है, तो सारों के लिए है ना। हम भी तो सारों के साथ ही है ना। तो जो फल बाकी लोगों को मिलेगा वो हमें भी मिल जाएगा। जिस तरीके का रिवार्ड बाकी पाएंगे वो हम भी पा लेंगे। तो ये सारों के लिए है। इसमें 2026 से पहले अगर कोई चाहता है ना कि यार बड़ी कोई पीसफुल कंडीशन बन जाए, बड़ा कोई सुकून आ जाए, यार कोई थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आगे क्या होना है, तो भाई तसल्ली को नहीं होनी। जिसने भी कोई नवी फैक्ट्री खोलनी है, कोई नवी दुकान खोलनी है, कोई नवा जॉब करनी है, कोई नया काम करना है, कोई नया बिजनेस करना है, ए तसल्ली रखो कि 2026 तक ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार इंज लगेगा कि ए गया ते ए आया, हुण बड़ा वध गया ते ओ डाउन हो गया, ए टुट गया ते इधर हो गया, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ। या बंदा आर होवेगा या पार होवेगा, या समझेगा बड़ा चंगा हो गया या समझेगा सारा गया। तो ये गया आया, ये उथल पुथल हर बंदे के साथ उसके बिजनेस में, उसकी डीलिंग में, उसके काम में हो रही होएगी। हत्ता कि आपको शुगल की बात बताऊं, 2026 तक आप सबके घरों में ये स्यापा भी रहेगा। सुबह के टाइम पे शौहर जाते हुए जनाब बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करके जाएगा और बड़ा आपको लगेगा कि यार ये तो कोई राधा और वो जनाब कोई कृष्ण वाला कोई माहौल बन गया है। शाम को आएगा तो वही शौहर आपके गले पड़ जाएगा और जरा सी बात पे इतनी डांट पिला देगा कि मैंने तो उधर जाकर ऑफिस में चेक करा, ये मेरा बटन ही नहीं लगा हुआ था। लो एक बटन ही 3 घंटे की डिस्कशन खा जाएगा। तो ये चीजें ये 2026 तक हर बंदे के साथ हो रही हैं। उसके घर में हो रही हैं, उसके ऑफिस में हो रही हैं, उसके मोहल्ले में हो रही हैं, उसके देश में हो रही हैं, उसकी सोसाइटी में हो रही हैं, सारों के साथ हो रही हैं। इसलिए कोई एडी वड्डी टेंशन लैण दी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब रब ने ज्यादा समय गुजार दिया है, तकरीबन कोई 3-3.5 साल गुजर चुके हैं। आगे अभी ये 2025-26 तक जो 2.5-3 साल रहते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਢਲਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢਲਾਈ जरा सौखी हुंदी, पैडल मारना बंद भी कर दईए ते साइकिल चलती रहती है। ਇਹ अगले भी 2.5-3 साल औख सौख के नाल निकल ही जाएंगे, इस ईरा से निकल जाएंगे। बस दुआ ये करें कि इसके अंदर जंग ना लगे। रब करे कि उस जंग से हम बच जाएं। हमारे सराउंडिंग में जो जंग के बादल छा रहे हैं ना, वो बादल बहुत भयंकर हैं, वो बड़े अलार्मिंग हैं। ये आप समझ रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है,
और निकल के वापस कोई अमेरिका च दफा नहीं होया। उसने जितनी भी अपनी सेना थी, जितने भी लोग थे, जितने भी जहाजबाज थे, जो उसके बैरी बेड़े समुंदर में थे, वो सारे उसने ये ऊपर से समंदर के अंदर से गुजार के ये ताइवान के पास समंदर के अंदर चीन के खिलाफ लगाए हैं। उसने एक नई जंग की प्लानिंग करी है, एक नए तरीके से थिएटर सजाया है, एक नया मैदान सजाया है। उसने जंग के लिए नए नए देशों के साथ कंट्रैक्ट करे हैं। हमें उससे निकाला है, हमें वो पहले बतेरी थपकियां मारता रहा है, चल चल उठ, फड़ ले चीन नू, फड़ ले, मैं तेरे पीछे खड़ा, फड़ ले तू, पर फड़ना तू है, आपे फड़ना है, मैं तेरे पीछे हैगा, तेनू जिन्ने पैसे चाहिए ने देंगा, जिन्ना तेनू वैपन चाहिए देंगा, सारिया चीजां तेनू देंगा, फड़ ले। असी फड़िया को नहीं। ठीक है। अब वो जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और दाएं बाएं देशों को मिला के कोई नया पंगा लेना चाहता है। ऐसा ना हो कि यहां इस इलाके के अंदर, इस रीजन के अंदर, रब ना करे कि इस प्लेनेट के इस राशि से निकलने से पहले पहले, जैसे हमेशा इस प्लेनेट की, इस राशि की मौजूदगी जंग का एक तरह से पेशखेमा है, कहीं वो चीज पूरी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ये इलाका एक भयानक किस्म की जंग के अंदर झोंक दिया जाए। रब से दुआ है कि ये ईरा खुदा खुदा करके, रब रब करके, उससे दुआएं मांग के किसी भी तरीके से पीसफुली गुजर जाए और हम इस आजमाइश की घड़ियों से, नंगे पांव कांटों पे चलने वाली घड़ियों से, रब करे कि कहीं शांति के साथ, पीस के साथ, सुकून के साथ, आराम के साथ हम यहां से निकल जाएं। इस चीज की सबको बहुत ज्यादा दुआएं करनी चाहिए, देश के लिए दुआएं करनी चाहिए, पूरे रीजन के लिए दुआएं करनी चाहिए, दुनिया के सारे इंसानों के लिए दुआएं करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आप अपने देश की फिक्र करें। जो मैं अपने देश का फ्यूचर देख रहा हूं, जो भविष्य दिख रहा है, वो बहुत भयानक है, वो कोई अच्छा नहीं है, वो कोई खुश आइंद नहीं है, उसमें कोई खुशखबरियां नहीं है। मगर ये कैलकुलेशन की बात करना और चीज है, और जुबान पे दुआओं का जारी करना और चीज है। बताने का मकसद ये नहीं है कि जो कुछ मैंने कहा है जनाब वो फौरी जल्दी दे नाल पूरा होवे, ताकि मैं आकड़ सका, तो मैं कह सका देखा मैं। ऐसा नहीं है। बाबा विनोद वो है जो दिन रात ये दुआ करता है कि रब्बा जो कुछ मेरी आंखें देख रही हैं ये ना हो, मेरे देश के जो खलवाड़ होते हुए मुझे दिख रहा है, रब्बा इससे मेरे देश को, मेरे देश की जनता को बचा ले। आप भी दुआ करें, मैं भी, कि 2026 अप्रैल तक ये जो बहुत कठिन ईरा और टाइम जो चल रहा है, रब करे कि हमारे देश की बाउंड्रियां जो है ना, ये जैसे आज हैं ऐसी ही रहें। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी बाउंड्रियां जो हैं वो चेंज हो रही हैं, हमारी सीमा जो है वो पिचक रही है और हमारा देश टूट रहा है। बहुत सारे इसके टुकड़े हो रहे हैं, बहुत सारी इसके अंदर से स्टेट सेपरेट हो रही है। ये सारी की सारी बातें सोचता हूं तो दिल बहुत लरजता है, दिल बहुत कांपता है, बड़ा परेशान होता हूं। इस वजह से दिन रात रब से दुआएं करता हूं कि रब्बा हम नालायक सही, गंदे सही, पापी सही, जिस तरह के भी हैं, तू तो बड़ा रहीम है, तू तो बड़ा कृपालु है, तू तो बड़ा दयालु है। पूरे देश के अंदर अगर कोई एक शख्स भी तेरा नाम ले रहा है तो रब्बा सिर्फ उस एक बंदे की जुबान पे अपने नाम के सदके से मेरे देश के सारे वासियों पे कृपा कर। उस एक बंदे की जुबान के ऊपर अपने नाम को सुन के तू इनको सबको ब्लेस कर। ये दुआएं आप भी देश के लिए मांगते रहें, और देश के जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, स्पेशली जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी शांति के लिए दुआ करें कि रब करे कि ये शांति के साथ 2-2.5 साल गुजार दें। ये
टिक के बैठ जाएं, कोई पंगे ना लें। इनको जैसे पिछले 2, ढाई, 3 सालों में बहुत सारे पंगे सूझे हैं ना, बैठे बैठाए नया नया चीजा छेड़ देनिया, ए कर दो, ए कर दो, ए कर दो। कहंदे ने कोकड़ा कंबदा सी, मैं अंदरों डरता सी, क्योंकि मुझे पता था कि ये टाइम कौन सा चल रहा है, ये ईरा कौन सा चल रहा है। इस ईरा में इस तरह के नए नए पंगे लेने का समय नहीं है। ये वो टाइम नहीं है कि जिसके अंदर हम इस तरह की छेड़खानियां करें कि जी कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दें, और बंगाल आलियां दी नैशनैलिटी खत्म कर दियो जी, ए फलानी चीज इंज खत्म कर दियो जी, ए फलाना एक्ट मुका दियो जी, फलाने नू वोट देने का हक ना दियो जी। ये नए नए इस तरह से हमने जो खलवाड़ खोले हैं, उन खलवाड़ों की बदौलत इस वक्त पूरे रीजन के अंदर कोई देश ऐसा नहीं जो हमारे साथ खड़ा हो। हमने हर देश के साथ पंगा ले लिया है, और खामखा का पंगा ले लिया। नेपाल जो हमारे शरीर का अंग समझा जाता था, पार्ट समझा जाता था, हमारी बैकबोन समझा जाता था, बहन भाइयों जैसे हमारे उसके साथ रिलेशन थे, सगे ब्रदर्स की तरह हम रह रहे थे। हमारे देश की आधी फैमिलियां ऐसी हैं जिनका किसी का भाई उधर है तो बहन इधर है, किसी की बहन उधर है तो भाई इधर है, किसी की माँ उधर है तो बाप इंडियन है, तो किसी का बाप अगर नेपाली है तो माँ इंडियन है। तो ये एक परिवार था जो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के, पांव के साथ पांव मिला के चल रहा था। और हम ये समझते थे कि नेपाल का और हमारे देश का रिलेशन ये तो अटर्नल है, ये तो डिवाइन है, ये बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है जो कभी नहीं टूटेगा। हमने उल्टे सीधे फैसले कर करके, उल्टी सीधी बातें कर करके, वो ब्रह्मपुत्रा के पानी पे झगड़े कर करके हमने नेपाल को भी अपने से नाराज कर। और दुश्मन इतना शातिर है, इतना तेज है, और वो इतनी डीप कैलकुलेशन और प्लानिंग करता है। चाइनीज के बारे में कहा जाता है कि दुनिया जहां जिस ईयर में खड़ी होती है, उससे 50 साल बाद की जो सोच होती है, वो चाइनीज उस सोच के साथ चलते हैं। दुनिया में ये दूसरी शातिर तेज तरीन कौम है। पहले ज्यूश है और दूसरे नंबर पे चाइनीज है। ये इतने तेज हैं कि हम जैसे ये जो हमारे देश के ये जो है ना, जितने भी ये क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस, इनको तो खिलाना उनके लिए यूं का काम है, यूं का। जैसे किसी रोते हुए बच्चे को फीडर देना, उसे चुप कराना, लोरी देना, क्या हाल है बच्चे, ठीक हो, करिए से, बस। हमारे तो वो पॉलिटिशियंस को इस तरह से गोद में खिलाते हैं। और उन्होंने नेपाल की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर इस तरीके से अपनी जड़ें इंटर करी हैं, इस तरीके से उन्होंने अपनी फेवर ली है, और अपने हक में उन्होंने वहां की राय को मोड़ा है कि आज जिस तरह से चीन कहता है वैसे नेपाल करता है, और हम खाली डुगडुगी बजाते रहे। बांग्लादेश जो है, ठीक है कि वो हमारा धार्मिक ब्रदर तो नहीं है, मगर उसके साथ जब से वो अपनी एग्जिस्टेंस में आया है 71 से लेकर आज तक, हमारे रिलेशन उसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे ऐसे समय भी गुजरे हैं कि जब उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उतर सकता था, नहीं पहुंच सकता था, नहीं बात कर सकता था, नहीं स्पीच कर सकता था, हमारे प्रधानमंत्री उधर होते थे। इतने अच्छे मरासम, इतने अच्छे रिलेशन। आज हम जीरो पे खड़े हुए हैं। आज उनकी गवर्नमेंट जो है वो चीन के रागला पे जा रही है। आज उनकी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की माला जपे जा रही है। क्यों ये चीजें आई हैं? भूटान के साथ हमारे फटे, और उधर ऊपर असम और अरुणाचल में हमारा चीन के साथ बॉर्डर का फड्डा। ईस्टर्न स्टेट्स हमारी अलग से वो इश्यूज खड़े कर रही हैं। इधर हमारे पंजाबी भाई जो हैं वो अलग से स्यापा बना के खड़े हुए हैं। फार्मर अलहदा से सड़कों पे आए हुए हैं।
तो ये समय क्या था? सर मुंह लपेट के खामोशी के साथ बिताने का था। ये खामोश रहने का टाइम था, मुंह के ऊपर हाथ रख के गुजारने का टाइम था, कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करने का टाइम था, कोई भी नया स्यापा, नई छेड़खानी न छेड़ने का टाइम था। मगर हमने सारा कुछ जो 72 सालों में नहीं करा, वो हमारे एन मोदी जी को उस वक्त याद आया है जब प्लेनेट यूरेनस टॉरस राशि में एंटर हुआ। हमने सारे पंगे इसी में ही लेने हैं। लोग जिन्होंने ये वायरस बनाया, उन्होंने 2013 में वायरस बनाया और 2019 के एंड और 20 में आकर इसको छोड़ा है। इतनी लंबी कैलकुलेशंस और प्लानिंग्स करते हैं, इस तरीके से प्लैनेटरी इफेक्ट्स को वो हैंडल और कंट्रोल करने की सोचते हैं। हम जैसा तो कोई बोंगा ही कोई नहीं है, हम जैसा तो कोई पागल ही कोई नहीं है। हम तो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और वैसे पूछो तो इतने एस्ट्रोलॉजर हमारे देश में निकल आएंगे कि उतने तो हमारे जनता नहीं है जितने एस्ट्रोलॉजर पड़े हुए हैं हमारे देश में। और अगर पूछोगे न्यूमरोलॉजिस्ट, तो हर दूसरा बंदा आपको कहेगा कि जी न्यूमरोलॉजी को तो आपने मेरे से सीखनी हो तो आ जाना, मुझे तो बहुत आती है, मेरी तो अम्मा न्यूमरोलॉजिस्ट थी, मेरा तो बाबा न्यूमरोलॉजिस्ट था, मेरा तो पापा न्यूमरोलॉजिस्ट था। तो तुम्हारी न्यूमरोलॉजी, तुम्हारी पामेस्ट्री, तुम्हारी फिगरोलॉजी, तुम्हारी ये जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी को रख के बंदा ऊपर कोई चीज मार के नाश ना करे कि अगर ये देश के ही काम ना आए तो। बस तुम सिर्फ कुंडलियां बनाओ, शादी की डेटें निकालो, लड्डुओं की टोकरियां खाओ और बेगैरतियों लंबी तान के सो जाओ, बस ये है तुम्हारा काम और ये है तुम्हारी सेवा। देश लुटता है लुट जाए, देश बर्बाद होता है हो जाए, देश टूटता है टूट जाए, तुम्हारी कुंडली मेकिंग के पैसे खड़े हो जाने चाहिए। तुम सिर्फ साइटें बनाओ और अपने आप को बेचो। ये काम हमारे देश में हुए जा रहे हैं। और हालत ये है कि हम तो वो 5 अप्रैल को जनाब वो बजा देते हैं वो थाली और ताली, और जनाब वो हम तो रात के 9 बजे जो है अजीब अजीब चीजें कर देते हैं। हमारी तो कैलकुलेशन इतनी सी है। हमने तो इलेक्शन कराने हो तो इलेक्शन का पहला डे हम वो रखते हैं कि जिसमें बृहस्पति देव, बृहस्पति प्लेनेट जो है, जो खुशकिस्मती का प्लेनेट, गुड लक का प्लेनेट समझा जाता है, वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है और हम इलेक्शन कर रहे हैं। हमारे लास्ट इलेक्शन की स्टार्टिंग डेट जो है, उस डेट पे बृहस्पति जो प्लेनेट था ये रेट्रोग्रेड हुआ है, जिस दिन हमारा इलेक्शन का पहला डे था। तो क्या पूरे देश में कोई एस्ट्रोलॉजर उल्लू का पट्टा नहीं बैठा हुआ जो गवर्नमेंट को जाकर बता दे कि भाई क्या कर रहे हो, एक दिन इसको पीछे कर लो यार, एक दिन एडवांस कर लो यार, इलेक्शन ही करने हैं ना। एक दिन एडवांस कर लोगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी यार, देश का काम है ना। मगर उसके रोकड़ कौन दे? इनको तो पैसे चाहिए ना, इनको तो फीसें चाहिए ना, इनको तो नामवरी चाहिए ना, इनको तो चर्चे चाहिए, महिमाएं चाहिए, इनके तो वो पोस्टर लगने चाहिए, इनको तो वो आओ भक्ति चाहिए, इनको तो एन मोदी जी बगल में बिठाएं, इनको तो बोरियां रोकड़ों की दें, पैसे दें, फिर ये करें ऐसी चीजें। इतना भी खोपड़ नहीं चलता है। मैं कैसे मान लूं कि ये चीज एन मोदी जी ने खुद करी है? वो कोई एस्ट्रोलॉजर है? जिसने भी कराया है वो कोई एस्ट्रोलॉजर ही है ना। और उसको इतनी भी होश नहीं है, अगर इतनी भी कैलकुलेशन वो नहीं कर सकता कि 5 अप्रैल 2020 की डेट को भी नहीं इकट्ठा कर सकता, गिन भी नहीं सकता, इतनी सी गिनती भी उसे नहीं आती, तो यार ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, छोड़ दो ऐसी एस्ट्रोलॉजरी, छोड़ दो ऐसी न्यूमरोलॉजिस्टी, छोड़ दो ऐसी पामेस्ट्री और घर में जाकर बैठ जाओ, कोई अपनी किराने की दुकान खोल लो, कोई और काम कर लो। इस देश के वासियों की जान छोड़ दो, इस देश के जनता की जान छोड़ दो और प्रधानमंत्री को अपनी मर्जी से कर लेने दो, शायद वो कोई 2-4 काम अच्छे कर ले।
इतने गंदे काम अकेला इंसान खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकता जब तक कि 8-10 से उल्टे सीधे मशवरे देने वाले दाएं बाएं ना बैठे हों। ये जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं ना, ये हैं वो जो ऐसी उथल पुथल करवाते हैं कि जिससे ये सारे स्यापे जन्म ले रहे हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दुआएं रब के दरबार में वाफर मिकदार में भेजें कि रब हमारे देश के कर्ता धर्ता जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी नेता हैं, रब इनको होश के नाखन दे। ये देश के रियल सेवक बने, दुश्मन न बने। ये देश को आगे ले जाएं, एक कदम और आगे खड़ा करें, इसको रिवर्स गियर ना लगाएं। ये रिवर्स गियर लगा के ये इनाम लेने के चक्कर में है, देश की जड़ें खोखली करके ये प्राइज लेने के चक्कर में हैं और चाहते ये हैं कि रहती दुनिया तक बस हमारा नाम चलता रहे कि जी हमने ये गियर लगाया। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये चीजें करके तुमने देश को पीछे धकेला है, देश को आगे नहीं किया। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पिछले महीने से और जब से उधर से वो अमेरिका गया है, आज से 6 माह पहले इन्होंने उधर वो बैठ के कतर के अंदर ये ऐलान करा था अमेरिका ने कि जी हम तालिबान को उनकी गवर्नमेंट देकर हम जा रहे हैं। तो हमारे इधर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जिसका खोपड़ काम करे। लोगों ने 6 माह पहले से तैयारी शुरू कर दी है कि अमेरिका ने चले जाना है। 6 माह पहले से उस अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने अपना फ्यूचर, अपना भविष्य, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी सेट कर ली और हम ऐसे बोंगे हैं, उनको छोड़कर गए हुए भी महीना हो गया है, हम अभी तक ये राग अलापे जा रहे हैं, ये डुगडुगी बजा रहे हैं और ऐसे सपने देखने के चक्कर में है कि काश अमेरिका शाम को ये ऐलान करे मैं तो वापस आ रहा हूं। हमारी ये हाल, दिन रात डुगडुगी बजाए जा रहे हैं, ये तालिबान ने ये कर दिया, फलान ने ये कर दिया, ये दुनिया के टेररिस्ट हैं, ये फलान है फलान है। और टेररिस्ट हैं तो तुम्हारे चाचे लगते हैं, अपने देश में बैठे हैं ना, तुम्हारे साथ तो उनका कुछ नहीं है ना, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो। और ये याद रखें, ये अफगानी जो हैं, ये ऐसी नेशन है, ये ऐसी जनता है, ये ऐसी कौम है, इनके दादे के साथ किसी ने बुरा किया हो, इनके दादे को गाली निकाली हो ना, और दादा सारी उम्र उस गाली का बदला ना ले सके, आगे से उसका जो पुत्र आता है वो अगर 40-50 साल की एज में बदला ना ले सके, आगे से पोता आता है तो वो अपने दादे का बदला लेता है कि इसने हमारे दद्दा को फलां समय में फलां जगह पे गाली निकाली थी। आप जो पिछले 1.5 माह से गालियां निकाले जा रहे हो, छोड़ेंगे तुमको? वेलकम करेंगे तुम्हारा, स्वागत करेंगे तुम्हारा? अकल को इस खोपड़ के अंदर रखो और ऐसी चीजें ना करो। तुमने जो पॉलिसी बनानी है यार वो बनाते रहो ना। तुम्हारे दिन रात ये राग अलापने से, दिन रात मीडिया के ऊपर ये वार लगाने से होएगा क्या? क्या चीन अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा? विल नेवर चेंज। क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी चेंज करेगा? क्यों चेंज करेगा भाई? वो अपना बेनिफिट देखेगा या हमारा बेनिफिट देखेगा? झल्ले पागल हम हैं या वो हैं? उनके तो वो पंजाबी में कहते हैं भुने उगर आए हैं, उनके तो भुने हुए चने उगर आए हैं जब से वो उधर से गया है, अमेरिका गया है। तो वो क्या तुम्हारी पॉलिसियां मानेंगे? अपने देश का सोचेंगे, अपने बेनिफिट का सोचेंगे। और बाकी जितने लोगों ने उधर उनके साथ ट्रेड करना है, वो उनके जो नेबर में बैठे हुए, तुर्कमानिस्तान है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, वो अपना अपना बेनिफिट देखेंगे। क्या किसी दूसरे देश का कोई मीडिया ऐसा है जो उनके खिलाफ दिन रात इतनी जहर उगल रहा हो जितने हमारे बैठे हुए उगले जा रहे हैं? इनको कोई नहीं समझाने वाला
कि यार ये फजूल चीज ना करो, खामखा की आग में हाथ ना झोंको, खामखा उस नेशन को, उस कौम को अपना दुश्मन ना बनाओ। क्यों बनाए जा रहे हो भाई? अगर अमेरिका उसके साथ टेबल पे बैठ के डायलॉग कर सकता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका उसे टेररिस्ट नहीं समझ रहा। अगर टेररिस्ट समझ रहा है तो बैठ के डायलॉग क्यों कर रहा है? अगर उसे टेररिस्ट समझ रहा है तो उनके हैंड ओवर गवर्नमेंट क्यों कर रहा है, छोड़ क्यों रहा है? अगर उसने जो स्लोगन लगाया वो उससे फेड अप हो गया है, उससे तंग आ गया है, वो पीछे जा रहा है, तो तुमने अभी वो बंसरिया क्यों पकड़ ली है जो उसने 20 साल बजाई है? जब उसने फेंक दी है तो तुम भी फेंक दो ना, अपना उल्लू सीधा करो। अगर हमारी तालिबान के साथ फ्रेंडशिप हो जाए, दोस्ती हो जाए, जिस तरह चीन ने फ्रेंडशिप करी है, तो यकीन मानो हमारे देश के अंदर इतना धन आ सकता है। हमारी जितनी ये प्रोडक्ट्स हैं, हमारी फार्मर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी उधर अफगानिस्तान में दी जा सकती हैं। हमारे देश के अंदर फार्मर लगाएं पोल्ट्री फार्म और अंडे दिन रात बेचें, हम करोड़ों अरबों रुपया देश के अंदर धन का ला सकते हैं उनको अंडे बेच के। वहां रोटी नहीं मिल रही, वहां गेहूं बेचें, आटा बेचें और बेकरी के बने हुए आइटम बेचें। और यार इस वक्त के तकाजे को समझो, वक्त की जरूरतों को समझो। ये वक्त भैया पैसे का है, ट्रेड का है, इकोनॉमी का है, मईशत का है। तुम वो 250 साल पुराना वो बंसरिया और वो बाण और वो तीर कमान वाला हीरा ना खींचो। तुम पैसा कमाओ। अगर पैसा कमा लोगे, धन कमा लोगे, तो तुम्हारा ही बेनिफिट होएगा, तुम्हारी जनता का बेनिफिट होएगा। आप उनके साथ ट्रेड अगर करोगे तो उनके साथ ट्रेड करने में 70 गुना से 90 गुना हमें प्रॉफिट होएगा, 10 गुना उनको होएगा। ये काम हम नहीं कर रहे। हम तो दिन रात खामखा में, तू बड़ा गंदा है, तू बड़ा फलाना है, तू बड़ा ये है, तू बड़ा वो है। जब उसको 20 गालियां दोगे तो वो आपके साथ ट्रेड करेगा, वो आपसे चीजें लेगा, वो आपके साथ कोई और अच्छा काम करेगा। वो जो चीजें उधर से भेजते थे, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो उन्होंने बंद कर दिए। जो वो मसाले बेचते थे वो उन्होंने बंद कर दिए कि यार दिन रात तो ये नेशन हमको गालियां देती है, हम इनको क्यों बेचें। वो तो जिद्दी कौम है, वो तो नस्वार लेके थोड़ा सा नशा करके वो तो सो के दिहाड़ गुजार लेगा, तुम गुजार लोगे। उसका तो घर ना भी रहेगा, वो घर के अंदर चला जाएगा, तुम घर के अंदर जाके रह लोगे। उसको तो पांव में पहनने के लिए जूती ना भी मिली तो वो नंगे पांव फिरता रहेगा, तुम नंगे पांव फिर लोगे। भाई वो हर लिहाज से अजीब नेशन है, उसके साथ खामखा में पंगा मत लो। चीन का वो अब्बा लगता है, ममा लगता है, ताया लगता है, चचा लगता है, धर्म साझा है, वो दिन रात चीन के गुण गाते हैं। चीन उनके ऊपर कोई वो रहमत की बरखा नहीं बरसाएगा। उन्हीं की कमाई, उन्हीं की चीजें, उन्हीं के रिसोर्सेज, उन्हीं से लेगा, दिन रात उनको खाएगा, 100 में से 99 खाएगा, 1 रुपया तालिबान पे लगाएगा और सारे के सारे तालिबान उनके लिए डंकियां बजाएंगे, उनके गुण गाएंगे। ये होती है पॉलिसी, ये होता है तरीकेकार। वो अपनी नेशन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में इस तरह से सोचते हैं। इतना सोना पड़ा है अफगानिस्तान में, इतनी चांदी पड़ी है, इतना आयरन पड़ा है, इतने रिसोर्सेज पड़े हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज ये चीन और पाकिस्तान, तुम देख लेना, ये निकालेंगे और हम उनको दिन रात गालियां देंगे बस। और करेंगे हम कुछ भी नहीं, कर कुछ भी नहीं सकते उनका, सवाए बकने के, बस दिन रात हम बकते रहेंगे। भाई हम उधर पहले बैठे थे, 20 साल से बैठे थे, चीन और पाकिस्तान को तो अब मौका मिल रहा है। तो उसके बीच में रहते रहते आप इतनी अपनी बनाते ना उनके साथ, आने वाले चेंजेस को आपने अगर डिटेक्ट नहीं करा तो आपकी गलती है ना। क्यों नहीं डिटेक्ट करा? जब हालात करवट ले रहे थे
तो लोगों ने 6 माह साल पहले से भांप लिया था कि हालात इधर को जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं भांपा, क्यों नहीं समझा? बस इधर दिन रात खाई जाओ और पेट में डाले जाओ और अपने वो तिजोरियां भरते चले जाओ। बस ये है देश की सेवा। जिसने जितना बड़ा खा लिया वो उतना बड़ा खिलाड़ी। यार इस देश के लिए कोई काम भी कर लो, इसके लिए कोई सोच भी लो, एक सिंसियर फैसला कर दो सिंसेरिटी के साथ, जिसमें तुम्हारा कोई अपना पर्सनल बेनिफिट ना हो, देश का बेनिफिट हो। देश के लिए सोचो और लॉन्ग लास्टिंग सोचो, लंबा सोचो। हमारी हालत क्या है? हमारा जब ये पीछे मुठभेड़ हुआ हमारे बगल वाले देश के साथ है, तो हमने कहा कि वो हम जी फ्रांस से वो लेंगे फाइटिंग जेट, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जो हमने लिए राफेल। हमने राफेल लिए। राफेल के क्या हमने पैसे नहीं दिए? मुफ्ते में दे दिया उन्होंने राफेल, गिफ्ट कर दिया है आपको राफेल। एक राफेल इतने पैसों में हमें पड़ा है कि अगर इसको सोने का बना के तोलें, सारा इसको सोने का बना दें और इसका वेट करें, तो जितना सोना कीमती होता है इससे भी ज्यादा पैसे हमने राफेल के वाले देश को देखो। वो अपना वो जो इन्होंने बनाया है, जो अभी इन्होंने वो बनाया है जहाज है, लड़ाकू विमान है, F-17, F-17, JF-17, जो इन्होंने JF-17 बनाया है, चीन की मदद से बनाया है, वो ये बेचे जा रहे हैं। बगल वाला देश अर्जेंटाइन को 12 जहाज लड़ाकू जहाज बेच रहा है। कोई देश लड़ाकू जहाज कब बेचेगा? जब उसके अपने देश में इतने लड़ाकू जहाज हों कि उसको और लड़ाकू जहाजों की जरूरत ना हो, फिर ही किसी को बेचेगा ना। तो वो जब 12 जहाज बेचेगा तो क्या उसके बदले में अर्जेंटाइन से पैसा ना लेवेगा, फ्री में देवेगा? उस देश को देखो वो लड़ाकू जहाज बेच रहा है, हमारे देश को देखो हम लड़ाकू जहाज खरीद रहे हैं, और हम खरीद के समझ रहे हैं कि हमने बड़ा डेवलप कर लिया, बड़े हम आगे चले गए। डेवलप तो उन्होंने किया ना जो बेच रहे हैं। जहाज बनाओ ना और फिर बेचो जहाज। रोकड़ आवे, देश में धन आवे, देश में पैसा आवे, देश में डेवलपमेंट होवे। अगर यही हालत रही तो फिर ये जो बाउंड्रीज हैं ये 2026 में पिचक जाएंगी। रब करे कि ऐसा भयानक समय कभी ना आए। रब से प्रे है, आप भी प्रे करें कि जितनी नेगेटिविटी इस वक्त हमारे देश पे छाई हुई है, रब इस नेगेटिविटी से बचाए और हमारी धरती माता की रक्षा करे। और जहां जहां इसकी सीमा है, जिधर जिधर मेरे वीर खड़े हुए हैं, रब मेरे वीरों की भी रक्षा करे और मेरे देश की सीमा की भी रब रक्षा करे। मगर इसके लिए एक गैरतमंद नेशन होना, एक गैरतमंद कौम होना, एक इज्जत वाली कौम होना जरूरी है। हमें हर एक को शाम के समय में सोने से पहले ये सोचना चाहिए कि आज के दिन में हमने अपने देश को क्या दिया, देश के लिए क्या करा है। यहां तो पूरे के पूरी जनता शाम को ये हिसाब करती है, मेरी झोली में क्या आया, मेरी जेबू में क्या पड़ा, मैंने कितना रोकड़ कमाया, देश जाए भाड़ में। कौन आकर सोचेगा? जर्मनी वाले आकर ये सोचेंगे कि इंडिया बहुत पीछे रह गया, इसको आगे करो। हालैंड वाले आकर सोचेंगे, फ्रांस वाले आएंगे, वो हमारी चीजें सीधी करेंगे, रशियन आएंगे। इतने धन से, इतने पैसे से देश ने तुम्हें पाला, क्या करा तुमने देश के लिए? बनाई कोई पॉलिसी, करी कोई डेवलपमेंट? कोई ऐसी चीज बता दो जो नेशनल लेवल पे हमने इस लेवल की खड़ी करी हो कि दुनिया के कोने में हम जाकर उसको प्रोड्यूस कर सकें, बेच सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। दिन रात हम चीन से हर एक चीज खरीदे जा रहे हैं और जवाबन क्या है? हमारे 20 वीर मार दें,
चलो जी उनकी कर दो वो बंद, वो उनकी जो ऐप है वो टिकटॉक के पता नहीं क्या बकवास है, ये हम कर रहे हैं, ये है डेवलपमेंट। क्या इससे हम बदला लेंगे? शर्म आनी चाहिए। और जब भी कोई ऐसी बात करता है वो तो देशद्रोही हो जाता है, वो तो बेगैरत हो जाता है। जिसके अंदर सीने में दिल में थोड़ा बहुत दर्द होएगा देश का, जिसको देश के अगेंस्ट होने वाली चीजें जो हैं वो डिसहर्टन करती हैं, सताती हैं, परेशान करती हैं, उसकी वॉइस को, उसकी साउंड को, उसके मुंह को, उसकी आवाज को, उसके शब्दों को बंद कर दो। पर जो दिन रात सब अच्छा, सब ठीक, सब बेहतर, सब बढ़िया, वो राग अलापता रहे, वो ठीक है। भैया सब बढ़िया तब होता है जब पूरी दुनिया को नजर आए कि ये सब बढ़िया है। सब बढ़िया कह देने से सब बढ़िया नहीं होता। सब बढ़िया जब तुम कर दोगे तो मेरे देश के हर वासी के फेस के ऊपर से दिखेगा कि भाई ये है। और रब करे कि हम सब के सब, सारे के सारे एक साथ एक मुट्ठी बन के जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक ये जिस तरीके से हम गिरे हुए हैं ना, और जहां पे लाकर हमारे देश को अब खड़ा कर दिया गया है ना, संभलने का सिर्फ एक तरीका है, मुट्ठी बन जाओ, मुट्ठी। चाहे वो कर्नाटका के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो भोपाल के हों, चाहे गुजराती हों, चाहे छत्तीसगढ़िए हों, चाहे वो जनाब गोवा के हों, त्रिपुरिये हों, बंगाली हों, बिहारी हों, पंजाबी हों, ये हिमाचली हों, अरुणाचली हों, सबके सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा देश, हमारी धरती है, हमारी माता है, हमारा इज्जत है, आन है, मान है, सम्मान है। भूल जाओ अपने पर्सनल बेनिफिट्स को, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए अपनी जेबों की तिजोरियों के मुंहों को, कर लो कुछ ना कुछ देश के लिए, सोच लो कुछ ना कुछ देश के लिए। वरना जो बादल छाए हुए हैं ये हमारे देश को किसी और जगह पे जाकर खड़ा कर देंगे। और मैं स्पेशली हमारे देश के सारे एस्ट्रोलॉजरों को, पामेस्टों को, न्यूमरोलॉजिस्टों को हाथ जोड़ के कहता हूं कि भैया छोड़ दो ये सारी चीजें और थोड़ी देर के लिए देश के बारे में सोच लो, देश के बारे में प्रिडिक्शंस करो, देश के बारे में बताओ। और ये बकवास बंद कर दो कि जी फलां को मैंने वो कुंडली बना के दी, बर्थ चार्ट बना के दिया, मैरिज चार्ट बना के दिया, फलां चीज करके दी, मैंने उधर से 10,000 कमा लिया, 20 कमा लिया, 40 कमा लिया। लानत है तुम्हारी ऐसी कमाई के ऊपर जिसके बाद देश चला जाए। खाते तुम देश का हो, रहते तुम देश में हो, सारी इज्जत, आन, मान, सम्मान तुम्हें देश दे, और उस देश के लिए सोचने के लिए तुम 5 मिनट नहीं निकाल सकते हो। जिस देश ने तुम्हें इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनाया उस देश के लिए नहीं सोच सकते हो? क्यों नहीं सोच सकते हो? मर रहे हो रुपए रुपए के ऊपर, कोड़ी कोड़ी के ऊपर। शर्म करो। हर एक इंसान को अपने अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने रोल में, अपनी अपनी अवस्था में, अपनी अपनी पोजीशन में यह सोचना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। प्लीज इस देश के ऊपर कृपा कर दो, रहम कर दो, छोड़ दो इसकी जान और अपने आप को ठीक कर लो। वरना ये जितने जोर से प्लूटो का प्रेशर आ रहा है और जिस तरतीब से ये चेंजेस दुनिया में हो रही हैं और जिस तरीके से हमें ये इंटरनेशनली कॉस्मिक चेंजेस ने घेर लिया है, अगर हमने होश के नाखन ना लिए तो ये देश का खलवाड़ बना देंगे हम। अगर मैं देश के बारे में भविष्य की पूरी अगर प्रिडिक्शंस करूं और जितना कुछ मुझे आसमानों के ऊपर होने वाले फैसले दिख रहे हैं, जितनी मुझे नेगेटिविटीज दिखाई दे रही हैं, जितनी मुझे भयानक किस्म की सिचुएशंस दिख रही हैं, अगर मैं वो बताऊं तो आप लोगों के पांव से जमीन निकल जाए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कल को मेरे देश के साथ बुरा हो तो मैं कोई डुगडुगी बचाऊंगा कि देखो जैसे बाबे विनोद ने कहा था वैसे ही हुआ। मैं अपने भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मेरा दिल जो है वो अंदर से रोता है, परेशान होता हूं। ये चीजें सिर्फ बताने के लिए जुबान से निकालता हूं, अदरवाइज मेरी जबान भी सड़ती है, जलती है ये बातें कहते हुए। और मेरे दिल की कुड़न आप लोगों को महसूस हो रही होगी कि ये बातें मैं दुख से कह रहा हूं, खुशी से नहीं कह रहा।
और इन सारी चीजों के लिए मैं अपने भगवान से, अपने रब से, अपने ईश्वर से प्रे करता हूं कि रब्बा, अगर मेरे पूरे देश के अंदर किसी एक ने भी इस देश की सेवा करी है, उस एक सेवक की सेवा की वजह से बाकी सारे जितने अधूरे काम कर रहे हैं उनके कामों को भी सुधार दे, संवार दे, बेहतर कर दे। मेरा तो वोट ही नहीं बना हुआ, मैंने तो आज तक वोट नहीं दिया। ये नहीं है कि मैं कोई कांग्रेसी हूं और मैं कांग्रेस को जो है ना वो वोट डालता रहा हूं। मैंने तो किसी को भी अब तक वोट नहीं डाला, बना ही नहीं है तो डालूं किसको? मेरे लिए तो सारे इक्वल है। मैं तो कांग्रेस को भी उसी तरह से देखता हूं जिस तरह से बीजेपी को देखता हूं। जिस तरह से बीजेपी दिखती है वैसी मुझे कांग्रेस दिखती है। मेरे लिए सारे इक्वल है। मैं तो उसको सल्यूट करूंगा, उसको प्रणाम करूंगा, उसके चरण छूऊंगा जो मेरे देश के लिए सोचे, भले से वो कोई भी होवे। मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है। बस देश का जो है, अगर देश का है तो मेरा है, देश का नहीं है, देश की जनता का नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं लगता है। सारे के सारे अपने अपने लेवल पे जितनी रब से प्रे कर सकते हैं वो प्रे करें कि जितनी भयानक सिचुएशन आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में हमारे देश की तरफ आ रही है, रब इस भयानक सिचुएशन से हमें बचाए, हम सबको बचाए, हमारी संतान को बचाए, हमारे भविष्य को बचाए। मैं अगर देश की पूरी सिचुएशन बताऊं और आंकड़े निकाल के दूं तो मैं मैथ की तरह एक एक चीज इनको निकाल के यूं करके दिखा दूं कि भैया ये चीज ऐसे है और इसको ऐसे कर लो। काश के कोई आदमी, कोई कान बाबा विनोद की आवाज सुनने के लिए तैयार हो। तो ये जिसने संभाला हुआ है ना, और जो देश को लेकर चल रही है ना शक्तियां, वो शक्तियां कहीं और बैठी हैं। और मैं उन शक्तियों के भी चरण छूता हूं और उनको भी प्रणाम करता हूं जिन शक्तियों ने अब तक मेरे देश को बचाया है। और मैं उन्हीं शक्तियों के चरणों में बैठ के विनती करता हूं कि आगे भी मेरे देश के भविष्य का ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा। मेरी इस सारी स्पीच या सारी बातचीत में अगर किसी का कोई दिल दुखा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूं, अपने देश के सब नेताओं से, जनता से भी क्षमा चाहता हूं। मेरा मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं है, किसी को बुरा कहना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को झंझोड़ना है, अपने देश के एक एक व्यक्ति को झंझोड़ना है, ताकि वो जागे, वो संभले, वो सोचे। जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस के हिसाब से हम सोचें। जितनी फास्टली चेंजेस आ रही हैं उनको उस रैपिडनेस के साथ हमें रिमेडी करने की जरूरत है। और अगर हमने वो रिमेडी ना करी, अगर हमने अपनी नेशन को उस लेवल से तैयार ना किया, तो दुनिया की नेशन आगे निकल जाएंगी और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश का दर्द रब करे मेरे इन चंद सख्त शब्दों की वजह से अगर किसी का दिल जाग जाता है, किसी का मन जाग जाता है, किसी की सोच अगर सुधर जाती है, तो मेरे नजदीक ये मेरे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम में से हर एक को अपना रोल अपने देश के लिए प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी माँ है, हमने इसके ऊपर जन्म लिया है, इसमें से खाया पिया है, इसमें हम बड़े हुए हैं, इसकी हवाओं फिजाओं में हमने सांस लिया है, इसने हमें छत्र छाया दी है, इसने हमें प्यार दिया है। इन चीजों का बदला हमें इसके लिए अच्छी थिंकिंग की शक्ल से उतारना चाहिए। रब करे कि मेरे देश के जितने भी नेता हैं इन सब के दिल बड़े हो जाएं और ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने की बजाय, एक दूसरे से लड़ने की बजाय, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने, गालियां देने, गला पकड़ने और गला फाड़ने की बजाय ये देश के लिए सोचें। और खुदारा मेरे देश के जितने फार्मर हैं, रब करे कि इनको शांति मिले, इनको सुकून मिले, इनको आनंद मिले, ये मेरे देश के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें और इतनी प्रोटेक्शन दें कि हम वाफर मिकदार में इनकी बनाई हुई चीजें, इनकी बनाई हुई गेहूं, मकई, दालें, चावल, राइस, गुड़, गन्ना, चीनी, हर चीज हम बाहर भेजें। इतनी वाफर मिकदार में ये बनाएं, इतनी खुशी के साथ बनाएं। इन सारी प्रार्थनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने से ये बातें जो बड़ी कड़वी तलख थी वो सुनी हैं, मगर यकीन जानिए आपको तकलीफ देना, आपको परेशान करना मकसद मेरा हरगिज नहीं है। मैं देश के किसी व्यक्ति को परेशान नहीं देख सकता, किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं देख सकता, किसी के चेहरे के ऊपर मैं मलाल नहीं देख सकता। मैं हर एक व्यक्ति को पूर्णिमा के चांद की तरह रोशन देखना चाहता हूँ, मगर उसके लिए हम सबको ना ऐसे हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ मिल के सारे डिफरेंसेस को भुला के आगे बढ़ने की जरूरत है। रब हम सबको यूनाइट करे। अवश्य, अवश्य। जय, जय।